सा चैप्टर स्टार्ट होगा, मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बाकी लोगों को शायद जरूरत नहीं पड़ी पूछने की, ग्रुप में भी नहीं पूछे कि कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं। पढ़े हैं आगे वाला? हाँ ठीक है, पढ़े हैं तो आंसर भी दीजिएगा, तभी अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इस चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। और ये चैप्टर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थ्योरेटिकल पोर्शन। जो ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है इनफर्टिलिटी से आता है, और जो बर्थ कंट्रोल के मेथड हैं उस पर आता है। शुरुआत में दिया हुआ है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होता है ये बताया गया है। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जो आपको पॉइंट नोट करा दे रहा हूं, पूरा पैराग्राफ है, बुक में भी दिया हुआ है, बुक का मैटर इसमें है, मैंने अंडरलाइन किया है। आप देखिए वही चीज नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान है। देखिए चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, प्रजनन स्वास्थ्य, इसका मीनिंग क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य। अगर कहा जाए कि हेल्थ का मीनिंग क्या है, हेल्थ क्या है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? ठीक, अगर मैं कहूं, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाद में आते हैं, स्वास्थ्य का मतलब क्या है? तो स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है लोगों के प्रति, ठीक है, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप दुष्चैल प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, और आप इमोशनली क्या हैं? बहुत वीक हैं, कमजोर हैं। बॉडी से आप जो है पूरा खली लग रहे हैं, देखने में अच्छे खासे लग रहे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन इमोशनली बहुत वीक हैं, सोशली बहुत वीक, खराब हैं आप। ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे से हैं, रिप्रोडक्शन ठीक हो रहा है, लेकिन ये चीजें भी मायने रखती हैं। जानते हैं क्यों? सामाजिक व्यवहार, इमोशंस अगर अच्छे हैं तभी आप माने जाएंगे हेल्दी। पुरानी डेफिनेशन में माना जाता था कि अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम क्या हैं? फिट है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, हम हेल्दी हैं फिजिकली, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन है। लेकिन वो डेफिनेशन गलत है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है? उन्होंने बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं, वो तो होने चाहिए, साथ में इमोशनली, बिहेवियरली और मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इमोशन अच्छा नहीं है, इमोशनली वीक है, तो जानते हैं बॉडी में आप कितने भी अच्छे हैं, अगर आप तनाव में जी रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और तनाव में जी रहे हैं तो हार्मोन आपकी बॉडी में क्या है? बेटर हार्मोन नहीं बनेंगे, अच्छे हार्मोन नहीं बनेंगे। इमोशंस आपके वीक हैं, थोड़ी सी देर में इमोशन क्या है? इमोशनली वीक हैं आप, इसका मतलब आपकी बॉडी क्या है? आपकी बॉडी में हार्मोन प्रॉपर नहीं बन, मेन चीज हार्मोन से होती है। ठीक है, अगर अच्छे हार्मोन बन रहे हैं तो आपकी बॉडी वेल फिट रहेगी। तो कई चीजों को देखा जाता है। आप इतना लिखिएगा कि नॉर्मली तो सब समझ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब नॉर्मली क्या है? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओल्ड डेफिनेशन थी, WHO वाली पूछी जाती है तो लिखिएगा WHO के अकॉर्डिंग क्या है। आप बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीनिंग क्या है? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, उसने लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, टोटल वेल बीइंग, सब कुछ अच्छा। मैं लाइन समझा रहा हूं, लिखा हुआ है टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है? इट इज द टोटल वेल बीइंग, सब कुछ अच्छा। किस एस्पेक्ट में? फिजिकली, आइए, फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियर, सारे पॉइंट से अगर आप अच्छे हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी मेंटेन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? मैंने यहां लिखा नहीं है, बुक सबके पास में है, अंडरलाइन। दूसरा देखिए,
अब कैसे, एक हेडिंग आगे दिया है, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में, प्रजनन स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज। आगे हेडिंग देखिए लिखा ना, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम का मतलब समस्याएं, स्ट्रेटजीज का मतलब आप कौन से तरीके अपनाएंगे अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कराने के लिए। तो यहां लिख रहा हूं प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, मेंटेन यहां नहीं लिखेंगे, इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित क्या क्या समस्याएं आपके पास हैं और कौन कौन से तरीके अपनाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए। तो प्रॉब्लम तो बुक ने जिक्र नहीं किया है। प्रॉब्लम जानते हैं क्या समस्या है जिसकी वजह से एक अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इतनी सारी बेटर फैसिलिटी होने के बावजूद भी। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। लोगों के पास अवेयरनेस की कमी है, जानकारियों का अभाव है। ठीक है, बहुत सारे गांव में देखते ही हैं क्या होता है कि लोग जानकारी के अभाव में, उनके कई बच्चे होते चले जाते हैं, जानकारी नहीं होती कैसे मतलब कैसे प्रजनन स्वास्थ्य को मेंटेन किया जाए। बीमारियां जो होती हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो प्रॉब्लम क्या है, जागरूकता का अभाव। समस्या क्या है इसको मेंटेन करने में, जागरूकता का अभाव। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं मेन प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की लोगों में कमी है। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं लिखेंगे। पुराने समय में क्या था कि मेडिकल सुविधाएं नहीं थी अच्छी, इसलिए बच्चे जन्म के बाद बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, बहुत सारी माताएं मर जाती थी क्योंकि फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। आज के समय बहुत फैसिलिटी है, वो समस्या में नहीं है। समस्या क्या, अवेयरनेस की कमी आज भी है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जब कम रहता है तो जाहिर सी बात है अवेयरनेस की कमी रहेगी। ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस जो आज के समय में किसके बारे में अवेयरनेस की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, लिख सकते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको नोट भी करते रहिए क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर दे रहा हूं उसमें जितना भी लिखा हुआ ना। ठीक है, अब क्या क्या तरीके आप अपनाएंगे, इसके भी पहले बुक ने थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है। मैं तरीके बता रहा हूं कौन कौन से तरीके आप अपनाएंगे एक अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए। उसके पहले बुक ने कुछ डाटा लिखा हुआ है। पूछा गया है कि किसने, कंट्री ने सबसे पहले फैमिली हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो इंडिया ने। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इंडिया फर्स्ट कंट्री था, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब, 1951 में। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। जानते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसके द्वारा क्या है, लोगों को जानकारी मिलती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या रहती है, मेंटेन रहती है। पॉपुलेशन बहुत नहीं बढ़ने पाती अगर ये चलेगा। इसी प्रोग्राम के अंडर में एक आरसीएच है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब इसी को मॉडिफाइड किया गया, 1971 में किया गया है। तो आप लिखेंगे इसी के अंडर में क्या है, एक है आरसीएच। आरसीएच क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ठीक है, बच्चों का भी ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन ठीक है, रिप्रोडक्शन के साथ साथ चाइल्ड के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, ये किसके अंडर में कह सकते हैं, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये 1971 में स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया ये। ठीक है, अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं, ये तो 2 पॉइंट स्टार्टिंग में लिखे हुए थे, स्ट्रेटजीज क्या क्या अपनाएंगे। 2 स्ट्रेटजीज हैं, केवल 2 तरीके हैं जिससे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।
पहली स्ट्रेटजीज है, स्टडी समझ रहे हैं, कौन कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। अवेयरनेस करेंगे लोगों को, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस के द्वारा। और दूसरा क्या है, सेकंड, एक अवेयरनेस हो गया, एक पॉइंट और इन्होंने लिखा हुआ है, हाँ, बेटर फैसिलिटीज, ठीक है, हाँ, बेस्ट फैसिलिटी। अगर अच्छी सुविधा लोगों को दे दें और लोगों में जागरूकता उनमें जागृत कर दें तो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहेगी। ठीक है, यही दो सबसे बड़ी समस्या होती है, समझ में आ रहा है। अब अवेयरनेस कैसे जनरेट करेंगे, ये तो उसने थ्योरी में लिखा, अवेयरनेस कैसे जनरेट किया जाएगा। देखिए बहुत सारे तरीके लोगों को जागरूक करने के, बुक ने पूरा एक पैराग्राफ बनाया है, उसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पहला क्या है, बाय ऑडियो, इसको मैं अगले पर कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा, आप हेडिंग लिखिएगा ना यहीं पर, इसी को अवेयरनेस को यहां अवेयरनेस, ठीक है। कैसे अवेयरनेस जनरेट कराएंगे, हाँ, जनरेशन ऑफ अवेयरनेस। पहला देखिए, ऑडियो विजुअल माध्यम से, ठीक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मदद ली जाती है। जैसे जानते हैं ऑडियो विजुअल एड क्या होता है, हम दो हमारे दो, ठीक है, और एड्स से क्या नुकसान है, एड्स कैसे फैलता है, ये सारी जानकारियां आपको बसों पर मिल जाएंगी, पोस्टर लगे रहते हैं बसों पर, और चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं, माइक से जो है लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज क्या होती है, कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जाए। तो ऑडियो विजुअल एड हो गया। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी मदद ली जाती है, और एनजीओ जानते होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ। तो कैसे होगा ये अवेयरनेस, बाय ऑडियो विजुअल एड्स, कॉम है गवर्नमेंट एंड एनजीओ, उनके द्वारा, ठीक है। दूसरा, और अवेयरनेस कैसे करेंगे, अपने फ्रेंड्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे इसके बारे में कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन की जाए, कैसे पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स के द्वारा जानकारी मिलती है, टीचर के द्वारा मिलती है, रिलेटिव्स के द्वारा मिलती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगला है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, इंफॉर्मेशन थ्रू टीचर्स के द्वारा हो गया, और फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स, एक और लिखा गया होगा, बता दीजिए, और कुछ लिखा है, एक लाइन, एक पॉइंट और होगा, हाँ, सोशल हो गया, कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस, ये आपको अच्छी जानकारी देंगे, ये भी अच्छी जानकारी देंगे, गलत सलाह नहीं देंगे, बगल वाले भी अच्छे हैं, ये नहीं अच्छी जानकारी देंगे। रिलेटिव्स लिखा तो है, रिलेटिव समझ रहे हैं ना, कोई अच्छा चाहता है, बटेदार होते नहीं चाहते ना, आपको गलत सलाह ही देंगे, ठीक। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं ऐसा नहीं होता है, लिखा तो सही है वो बुक में, ठीक है। तीसरा तरीका कौन सा है अवेयरनेस का, देखिए, सेक्स एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स में क्या होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन। हालांकि चैप्टर में भी देखिए, आप पढ़ रहे हैं ना इसमें, ये चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया है, यही जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस के लिए। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका होता है, तो इसको स्कूल्स में क्या है, प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि लोग, बच्चों को भी पता लगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज क्या होती हैं, कैसे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो ये लिखिएगा, इसमें जो लाइन लिखा है लिखिएगा, टू एनकरेज राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइट इंफॉर्मेशन एंड
प्रिवेंटिंग, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जानते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ये आता है, बुक में लिखा बहुत आसान चीज है, लेकिन उस आसान चीज को समझना जरूरी है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन देने का मकसद क्या होता है कि एनकरेज करना, एक सही जानकारी बच्चों को देना, देखा ना, टू एनकरेज प्रोवाइडिंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड प्रिवेंटिंग द मिथ। मिथ जानते हैं क्या होता है? लोगों के अंदर जो एक गलत धारणा बनी होती है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए। कि जैसे गलत धारणा जानते हैं क्या है? फीमेल फिटिसाइड जो होता है, या फीमेल होना, लोगों के माइंड में होता है ना, अगर फीमेल हो गई तो ये एक मदर पे ब्लेम किया जाता है, लड़की होना, ये गलत धारणा है। ये तो ऐसा होता नहीं, बाई चांस इवेंट होता है, लड़का या लड़की, ठीक है। और अगला इसमें है चौथा नंबर, बाय प्रोवाइडिंग, बाय कैसे अवेयरनेस करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, और किसके? एसटीडी की इंफॉर्मेशन देंगे। ये सारी चीजें, कैसे बीमारियां फैलती हैं, बर्थ कंट्रोल क्या होता है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, अरे लोगों को पता लग जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, तो उसको कम करने का ट्रीटमेंट खोजा जाएगा, ठीक है। ये इतना कुछ लिखा हुआ है इसमें, आप ऐसे नोट कर लीजिए, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बुक का पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एडोलेसेंस एज होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था सबसे ज्यादा बच्चे बहकते किस एज में हैं? बहकने का मतलब समझ रहे हैं? बहक जाते हैं, ठीक है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है कि इसमें बच्चा जो बनना होता है वो बन भी जाता है, और यही बिगड़ना होता है तो बिगड़ भी जाता है। आप किशोरावस्था में चल रहे हैं इस समय, ठीक है। बहुत सारे हार्म चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजिंग हो रही है आपकी बॉडी में, ठीक है। हम लोगों का स्टेबल हो गया है, कोई चेंजिंग नहीं होना है। अब है फैसिलिटीज, आरसीएच प्रोग्राम समझे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में दो चीजें बताई गई हैं, दो तरीके। एक तो है लोगों को जागरूक करिए, और दूसरा क्या है, कौन कौन सी सुविधा देनी है। सुविधाएं अलग हैं और जागरूक करना अलग है। अब फैसिलिटी बताएंगे, फैसिलिटी कौन कौन सी दी जा रही हैं। तो अगला उसमें पोस्ट नेटल समझ लीजिए, जन्म के बाद में बच्चे की देखभाल कराना, नोट कर लीजिए। पोस्ट नेटल केयर जो वर्ड यूज किया गया है, नेटल का मतलब होता है बर्थ, ठीक है, केयर लिखेंगे, चाइल्ड केयर, इसका मतलब चाइल्ड केयर आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में बच्चे की देखभाल, छोटे बच्चे की जो विशेष देखभाल की जाती है, यही चाइल्ड, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ठीक है, बाकी सारी करना। समझ में आया? अब है फैसिलिटी, एक टॉपिक इसमें दो चीज बताए, एक ये हो गया अवेयरनेस, फैसिलिटीज देखिए कौन कौन सी हैं, बता दें इसको। फैसिलिटीज कौन सी प्रोवाइड कराई जा रही हैं आरसीएच प्रोग्राम में, किसके लिए? एक अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कराने के लिए समाज में। तो फैसिलिटीज में है, पहला फैसिलिटी है, देखिए फैसिलिटी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग जितनी सुविधाएं पब्लिक को देता है, किसके लिए? जनसंख्या ना बढ़े, जनसंख्या नियंत्रण है। बच्चे जो है जन्म के बाद, बहुत से बच्चे पहले होता था बच्चे मर जाते थे, बच्चे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जानते हैं, बच्चों का मृत्यु दर, और माता का मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसको घटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? लोगों को बहुत सुविधा दे रहा है। टीकाकरण किस में आएगा? इसी में आएगा, फैसिलिटी है ना टीकाकरण। अगर टीकाकरण नहीं होगा तो बच्चे ऊपर जो है पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो टीकाकरण इसमें पहली फैसिलिटी में है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन कराना, ठीक है। किसको टीकाकरण किया जाता है? बच्चे को भी और माँ को भी, दोनों का किया जाता है, ठीक है। यहां लिखेंगे टू चाइल्ड। दूसरा, अगली फैसिलिटी, बर्थ कंट्रोल के मेथड्स बताए जाते हैं। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी लेने, तो वहां डॉक्टर क्या बताते हैं, इस तरीके से आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों में स्पेस रखना है, ठीक है, दो बच्चों में, तो ये तरीके अपनाइए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको आप कहते हैं। तो
बर्थ कंट्रोल मेथड इसी में आएंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स ये प्रोवाइड कराना, ये प्रोवाइड कराया जाता है। स्वास्थ्य कंडोम है, इसमें आईयूडी है, कॉपर टी, ये सारी चीजें, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग प्रोवाइड कराता है। और क्या है, मेडिसिन दी जाती हैं जब बच्चे होते हैं तो आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड कराई जाती है, नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फोलिक एसिड, वो सब इसी में आएगा, ठीक है। और एसटीडी के बारे में तीसरा है मेथड्स टू प्रिवेंट एसटीडी, कैसे रोका जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज फॉर एग्जांपल एड्स, कैसे रोका जाए ये बीमारियां, ठीक है। क्योंकि एसटीडी एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग डॉक्टर से बताने में झिझक महसूस करते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि डॉक्टर क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैं चला गया तो, डरते हैं लोग। बाकी बीमारी बता देते हैं, अपनी ये बीमारियां नहीं बताना चाहते हैं, भयंकर रूप ले लेती हैं। तो एसटीडी कैसे रोकी जाए इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अगर एसटीडी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट भी बताते हैं वो लोग, ठीक है। आगे लिखेंगे एंड आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट, और क्या दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है, वहां पर दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। बच्चों में गैप कैसे रखा जाए वो इसमें आ जाएगा। बर्थ कंट्रोल मेथड किसके लिए होता है, फॉर गैप बिटवीन चाइल्ड के बीच में गैप रखने के लिए, अंतर रखने के लिए क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड। या बच्चे नहीं चाह रहे हैं आगे फर्दर, उसके लिए होता है, ठीक है। अगला है इसमें चौथा नंबर, और कौन सी फैसिलिटी है, आफ्टर डिलीवरी एंड, उसी को बोलते हैं डिलीवरी के बाद में, ठीक है। इसी का मतलब पोस्ट नेटल केयर, बच्चे की केयर करने के लिए क्या है, बहुत सारी चीजें गांव में देखते होंगे, आंगनबाड़ी में भुक्का बोलते हैं उसको, आता है ना, लेकिन बड़ी कमियागिरी हो जाती है उसमें, असली चीज पहुंचती नहीं है सरकार के द्वारा दी हुई, कहीं पर भी है ना, बीच में ये सब खत्म कर जाते हैं, अपने ही बॉडी बिल्डर बनने लग जाते हैं, दूसरे को कहाँ देंगे। तो ये डिलीवरी के बाद में ये, और एक और फैसिलिटी दी जाती, देखिए माताओं को क्या है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ये हो गया, ठीक। ये सब पूरा थ्योरी था, मैंने आपको समराइज करके इतना बता दिया। एक इसमें एक चीज और है, वो देखते हैं, देखिए, हाँ, एक फैसिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई है, डिसऑर्डर इन फीटस, बच्चा जो प्रेगनेंसी के दौरान है उसमें अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, वो भी पता लगा सकता है, उसकी भी फैसिलिटी दी जाती है। उसको बोलते हैं, तकनीकी होती है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अगर कोई चाहे तो उस टेक्निक के द्वारा बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं हो रही, क्योंकि जानते हैं अभी उस टेक्निक को बताने जा रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस, समझ लीजिए क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक टेक्निक इसी में आगे दिया है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक टेक्निक है। इसके द्वारा करते क्या है, बच्चे में कोई जन्मजात कोई जो है जेनेटिक बीमारी तो नहीं बन रही है, वो पता लगाने के लिए, किसके लिए, टू डिटेक्ट क्या पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर जानते हैं, आनुवांशिक बीमारियां दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो क्रोमोसोम की वजह से हो रही हैं, एक्चुअली होता क्या है, जीन डिस्टर्बेंस होता है, आपने पढ़ा है ना, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। कुछ बीमारियों में म्यूटेशन की वजह से होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 रहती है, बट क्या हो जाता है, म्यूटेशन होता है, कोई क्रोमोसोम में थोड़ा सा जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चे को अबॉर्ट कराना ही एक बढ़िया
ट्रीटमेंट है। ऐसे बच्चे को मतलब पहले ही एबॉर्शन करा दिया जाए, क्योंकि जब वो जन्म ले लेगा तो उसके बाद में पूरी जिंदगी माँ बाप को झेलना पड़ेगा उसको लेकर के, तो वो लीगल है। एमनियोसेंटेसिस का फायदा क्या है, इससे हम बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगा सकते हैं और उस बच्चे को एबॉर्ट करा सकते हैं बिफोर कंप्लीशन। जेस्टेशन पीरियड पूरा होने के पहले 9 महीने के पहले उसको फीटस में किल कराया जा सकता है। वो लीगल है, वो लीगल है। फीमेल बच्चे को किल करना इलीगल है, लेकिन ऐसा बच्चा जो फीमेल के साथ साथ एक होता अनवांटेड प्रेगनेंसी, लड़का है या लड़की है ये नहीं पता, लेकिन उसको भी मारना अपराध है, नॉर्मल बच्चे को। लेकिन क्या है, जिस बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको किल करना लीगल होता है, ठीक है, क्योंकि वो जन्म के बाद तो फिर वो प्रॉब्लम ही क्रिएट कराएगा ना। तो क्या करते हैं इस टेक्निक में, हम जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाते हैं एंड क्या करते हैं, एबॉर्ट करा देते हैं। एबॉर्ट प्रेगनेंसी बिफोर जेस्टेशन पीरियड, 9 महीने के पहले ही उसको क्या करा देते हैं, एबॉर्ट करा देते हैं एमटीपी के द्वारा। हाँ, तो वो तो एमटीपी में आ गए ना 3 मंथ तक वो सेफ होता है, क्योंकि फिर प्लेसेंटा बन जाता है, फिर टाइट कनेक्शन, फिर मदर को दिक्कत हो सकती है उसमें, दोनों को। इस टेक्निक में करते क्या है, जैसे ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में यहाँ पर ये क्या है, चाइल्ड डेवलप हो रहा है, ये फीटस है, गर्भाशय में, ये गर्भाशय ये बच्चा है, यहां से एक एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया का मतलब समझ रहे हैं, एक होता है एनेस्थेसिया रीढ़ की हड्डी में देना जब बड़ी सर्जरी की जाती है, और एक होता है लोकल सर्जरी में, सर्जरी नहीं करना है, इंजेक्शन लगाना है पेट के यूट्रस के अंदर जाइए, इससे सीधे यूट्रस में भेजते हैं इंजेक्शन गर्भाशय में। जानते हैं इसके बाहर एक लिक्विड होता है, बच्चे के बाहर एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स आते हैं। किसकी सेल होती हैं, बच्चे के शरीर के द्वारा निकाली गई कोशिकाएं होती हैं, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में रहती हैं, ठीक है। जो पानी बच्चे के चारों तरफ होता है, उसी पानी में क्या है, उसकी बॉडी की सेल्स आती हैं, टूट टूट करके निकलती रहती हैं, उसमें सेल्स पड़ी होती हैं। यही लिक्विड को क्या कर लेते हैं, सिरिंज निडल के माध्यम से खींच लेते हैं, सिरिंज और निडल से, ठीक है, एनेस्थेसिया दे करके, ताकि पेन ना हो। और खींचने के बाद इसी लिक्विड को चेक करते हैं, लैब में ले जाकर के भेज देते हैं, और वहां फिर वो लैब में पता लगाते हैं कि क्रोमोसोम घटे बढ़े तो नहीं, या क्रोमोसोम अगर बराबर हैं तो कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, कोई एंजाइम ऐसा तो नहीं बन रहा है, क्योंकि एंजाइम डिसऑर्डर जानते हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्कप्टोन्यूरिया, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं, जेनेटिक बीमारी है, इसमें एंजाइम का डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है, आप पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में। हाँ, ट्रांसजेंडर को तो नहीं कहा, नहीं, ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते ना। देखिए ट्रांसजेंडर ठीक है, वो एक अलग मैटर है, ट्रांसजेंडर को आपको रिजर्वेशन उसमें सब दिया रहता है, उसको नहीं मैं कह सकता हूँ, बाकी जो है लीगल है। हाँ, आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर में आएगा, वो भी आता है, लेकिन ट्रांसजेंडर केवल और केवल रिप्रोडक्टिव पॉइंट से खराब माना जाता है। फिजिकली उसमें कोई समस्या तो नहीं क्रिएट कर रहा ना, वो अपना जीवन ढंग से जी सकता है, गवर्नमेंट उसको रिजर्वेशन देती है। लेकिन बाकी हीमोफिलिया हो गया है, कल कोई बीमारी ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती है, उसको अबॉर्ट कराना, लेकिन ट्रांसजेंडर को नहीं कहेंगे वो, ठीक है, ट्रांसजेंडर को अबॉर्ट नहीं कराया जाता है, वो अपना जीवन ढंग से जिएगा, बस बच्चे नहीं होंगे। हाँ, पता लगा सकते हैं इस टेक्निक से, 3 महीने के पहले एमनियोटिक फ्लूइड को खींच करके सेल्स देख सकते हैं कितने क्रोमोसोम में घटे बढ़े तो नहीं है। क्रोमोसोम घट गए, क्योंकि सेल निकालेंगे तो सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। कैरियोटाइपिंग एक वर्ड होता है, कैरियोटाइपिंग, स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पूरा अध्ययन करना, उनकी संख्या अध्ययन करना, उनकी शेप का अध्ययन करना, मशीन से होता है, सब सारा डिटेल्स बता देते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज है। तो एमनियोसेंटेसिस में किसके लिए किया जाता है, इसके लिए, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, एमनियोटिक फ्लूइड को आइसोटेक करते हैं, उसको निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे इन लेबोरेटरी में, ठीक है, लैब में, और फिर क्या करेंगे, उसकी कैरियोटाइपिंग करेंगे। कैरियोटाइपिंग एक वर्ड है, क्रोमोसोम की संख्या और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें, हर सेल की, ठीक है।
ये आपने सेल वाले चैप्टर में स्टडी नंबर एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो पता लग जाएगा। तो एमनियोसेंटेसिस को बुक ने एक लाइन लिखा है, इट इज, लाइन पढ़ लीजिए, देखिए स्टैटरी, स्टैटरी की स्पेलिंग देखिए क्या लिखी हुई है। उसने लिखा है, कहाँ गया जी, हाँ, STATU, हाँ, TUTOR, STATUTOR, स्टैटरी बैन टेक्निक है। ये स्टैटरी जानते हैं क्या है? ये बैन है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं, आंशिक रूप से बैन है। देखो तब पूरी तरीके से बैन। तो बैन, ये बैन किसके लिए है? फीमेल चाइल्ड को सेक्स ऑफ बेबी पता, इससे बेबी का सेक्स भी पता लग जाता है। एक बेबी का सेक्स पता लगता है अल्ट्रासाउंड से, तो अल्ट्रासाउंड से तो नॉर्मल पता लगा लेते हैं, वो चोरी छुपे लोग बता भी देते हैं, ठीक है। इससे भी सेक्स ऑफ बेबी पता लगता है, क्योंकि जब बच्चे का सेल आएगा तो उसमें दिखेगा कि एक्स है कि वाई क्रोमोसोम है, ये दिखेगा। अल्ट्रासाउंड से 3 महीने के बाद पता चलता है। हाँ, उसके ये इससे पहले 3 महीने के पहले पता लगाना, इससे पता लगेगा 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा। जब बेबी में सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, पेनिस वेजाइना, तब उससे पता लगता है, और पहले इससे पता लगेगा। समझ में आ रहा है? तो स्टैटरी का मतलब होता है ये नॉट परमानेंट बैन नहीं है, टेम्पोररी। स्टैटरी का मतलब क्या है? टेम्पोररी बैन है, आंशिक रूप से बैन है, पार्शियल जिसको आप कह सकते हैं। और पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट बैन नहीं है। तो ये लीगल किसके लिए है? लीगल उसके लिए है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए लीगल है। और इलीगल किसके लिए है? इलीगल है टू डिटेक्ट सेक्स। जो ये टेक्निक कराने जाता है गवर्नमेंट के पास, पूरा उसका डाटा जाता है। ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है। अल्ट्रासाउंड में लोग बता देते हैं, लेकिन यहां अगर लीक हो गया तो उनकी कहानी खत्म हो जाती है। पूरा नहीं, उसमें भी लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसमें भी होता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के पास वो पूरा डिटेल, इसका डिटेल जहां ये होता है टेक्निक ना, इसका डिटेल पूरा भेजना पड़ता है गवर्नमेंट के पास में, कि हाँ हमने इस पेशेंट का ये सब किया है, ठीक है, पूरा एमनियोसेंटेसिस। समझ में आ रहा है? तो इसमें और कुछ नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करेंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगा लेंगे, फिर उसको अबॉर्ट करा देंगे, ठीक। आगे देखिए, इसमें लिखा है एक CDRI का क्वेश्चन आता है, अगले पैराग्राफ में है CDRI। इसने बुक ने यहीं पर लिख दिया है, सहेली एक टैबलेट है, ओरल कंट्रासेप्टिव लिखना चाहिए था आगे, जहां बर्थ कंट्रोल के मेथड समझाए गए हैं, यहीं लिख दिया, तो आप भी यहीं समझ लीजिए। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट दवाइयों पर रिसर्च होता है। लखनऊ में एक संस्था है, ठीक है, जो लोग PhD करते हैं जाकर के वो यहाँ पर जाकर रिसर्च करते हैं। कई रिसर्च सेंटर हैं लखनऊ में, इसमें से एक ये भी है, दवाओं पर, मेडिसिन पर रिसर्च होता है, ठीक। हाँ बताइए, इसमें सहेली दवा इसी ने बनाई है, बताइए बताइए। क्या मतलब? चेक इंक्रीजिंग मींस ऑफ फीमेल साइट्स। हाँ, स्टैटरी बैन फॉर सेक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या है, बैन कराया गया है, टू लीगली चेक द इंक्रीजिंग, ये क्या है मीन्स, मैं समझ रहा हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा कम चश्मा नहीं लगाएं। चेक इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड का मतलब जो गर्भ में लड़की पल रही है उसको मारना। फीमेल फिटिसाइड का मतलब फीमेल चाइल्ड की अबॉर्ट कराना, फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शन कराना, वो होता फीमेल फिटिसाइड। और टू लीगली चेक, चेक माने रोकना, ठीक है। आखिर ये बैन नहीं होती तो कैसे हम इसको रोक पाते? तो ये बैन इसलिए किया गया ताकि ये चीज रुक जाए। बैन क्यों किया गया है, लिखा है, देखिए कहां गया, ये बैन क्यों किया गया है, बुक ने लाइन लिखा है, तो चेक मतलब रोकने के लिए बैन किया गया है। क्या चीज रोकने के लिए? फीमेल, हाँ, भ्रूण हत्या, फीटिसाइड, FOETICID, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बैन किया गया, ठीक।
CDRI ने टैबलेट बनाया है सहेली। क्या बनाया है? सहेली। सहेली एक बहुत ओरल पिल है, ओरल पिल है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है यहाँ पर। मालाडी है ये सब, तो इसने यहीं पर दे दिया है तो कोई बात नहीं। कंट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, बच्चा ना हो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से दवाई दी जाती है। अभी आपको बताएंगे बर्थ कंट्रोल के मेथड, उसमें समझ लीजिएगा, ठीक है। ओरल का मतलब माउथ से ली जाती है भाई, इंजेक्शन भी दिया जाता है, माउथ से दवाएं खाई जाती हैं, कुछ दवाएं इंजेक्शन से दी जाती हैं, कॉपर्टी वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, अभी आप समझेंगे। हो गया इतना। अगला एक थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, एक लाइन और पढ़ लीजिए। उसके भी पहले पेज नंबर आप आइए उस पर, उसी के आगे वाले मैं एक हेडिंग बना रहा हूं। क्या इंडिकेशन है, क्या साइन है, कैसे पता लगेगा कि अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो रहा, हमारा समाज तरक्की कर रहा है। किस क्षेत्र में? प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी फैसिलिटी दे दी, लोगों को जागरूकता कर दी, पता कैसे लगेगा कि हमारा जो है किया धरा सब पानी तो नहीं फिर गया है, बढ़िया काम हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो रही है, इसका कुछ साइन तो होगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा? कुछ इंडिकेशन तो होगा। तो वही एक हेडिंग छोटा सा बना लीजिए, लिखिएगा, हाँ, इंडिकेशन और ऑब्लिक करके साइन, हाँ, टू इम्प्रूव, किसके लिए? कि इम्प्रूव हो रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहला तरीका तो ये, अगर लोग जागरूक हो गए हैं तो पता लग जाएगा कि ठीक है, हमारा सफल हो गया कार्यक्रम, ठीक है। पहला क्या है? अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस एंड पीपल्स, पीपल में क्या है? समाज में जागरूकता फैल गई है, ठीक। दूसरा लिखा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर कम है, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, क्या चीज? MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पूरा नाम लिख लीजिएगा इसका, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर, और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर ये कम हो गया है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़िया काम कर रही है, हमने जो हमारी योजना सफल हो गई है, हमारी स्ट्रेटजी सफल है। कैसे पता लगेगा? बुक ने 4 लाइनों में खत्म किया, मैंने एक हेडिंग बना दिया आपको, कैसे पता लगेगा हमारी योजना सफल रही? अगर लोग अवेयर हो चुके हैं, ठीक है, और जन्म मृत्यु दर कम हो गया बच्चे का और माता का, तो हमारी फैसिलिटी बढ़िया काम कर रही है, हमने जो फैसिलिटी दिया, ठीक है, जो मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराने वो बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। समझ में आया? और अगला है, हाँ, छोटे छोटे लोगों के पास छोटी फैमिलीज हैं, अगर बड़ी फैमिलीज हैं तो इसका मतलब हमारा सफल नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा लिखेंगे पीपल्स इंक्रीज द, तीसरा है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल्स, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है दैट हैव स्मॉल फैमिलीज, छोटे परिवार वालों की संख्या क्या हो गई है? ज्यादा। तो जाहिर सी बात है वो काम कर रहा है बढ़िया, छोटी छोटी फैमिली वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो हमारा काम बढ़िया चल रहा है। ये 3 पॉइंट में खत्म कर दिया है, ठीक है। ये साइन है, इंडिकेशन है बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। समझ में आया? ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाया। अब अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, क्या करेंगे? तो अगला हेडिंग लिखिएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक है। जनसंख्या तेजी से क्यों बढ़ती है, सब जान रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा नहीं है, ठीक है। एक बड़ी जनसंख्या का महत्व नहीं जानते हैं कि बढ़ जाएगी तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, ये कहाँ जानते हैं लोग। तो ये जानते हैं ना 4 बच्चे हो जाएंगे, 4 ठेला लगाएंगे, कुछ तो कमा कमा के देंगे हमको, है ना। लोगों की सोच, कुछ लोगों की यही होती है, ज्यादा काम करेंगे, एक रहेगा तो पता लगा ऊपर टपक गया तो कहानी खत्म हमारी।
है ना। एक में भी तो रिस्क मानते हैं लोग ना, बहुत से लोग तो एक में रिस्क मानते हैं, इसलिए दो तो जरूरी है भाई। तो ये मिथ है सब। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में उसने बुक ने कुछ डाटा दिया है कि अगर वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड में, और इंडिया का डाटा अलग है, इन इंडिया वर्ल्ड में 1990 में उसने बोला है कितना था, 2 बिलियन, हाँ 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, 2 बिलियंस, ठीक है। 1 बिलियन का मतलब 1000 मिलियन, तो 2000 मिलियन हो गया। 2 बिलियन 1990 में पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की थी। सन 2001 में, एक है ना, सन 2000 में कितना पहुंच गया वो, 6 बिलियन हो गया। क्यों स्लो चल रहा था, हाँ 6 बिलियंस हो गया, ठीक। 2001 में सेंसस हुआ था, पता होना चाहिए, जनगणना 2001 में थी, उसके बाद 11 में, 11 से अब तक हुआ नहीं है। तो अगर 2011 में जनगणना कहेंगे तो कितना, लगभग 7 बिलियन पहुंचा है वो, 7 से ऊपर 7.5 लिखिएगा, 2011 के हिसाब से 7.5 बिलियंस। हाँ कोई बात नहीं लिखा है, ठीक है, 2 कर लीजिएगा इतने। और आज कितना चल रहा होगा, लगभग 8.5 बिलियन, लगभग पूरे वर्ल्ड का हुआ ही नहीं है तब से, ठीक है। इंडिया में उन्होंने डाटा दिया है, इंडिया में 90 का नहीं दिया है, इंडिया में 1947 का डाटा दिया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 350 मिलियन बोल रहे हैं, तो 350 मिलियन है, ये बिलियन नहीं है, मिलियंस। ये लिखिएगा आफ्टर, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का डाटा है। 47 का डाटा 51 का होगा, क्योंकि वहीं से, ठीक है, हाँ। इसके बाद में 2001 का डाटा दिया है, फिर उसके बाद जब जनगणना हुई तो उसमें 1 बिलियन पहुंच गया। 1.2 है, 1 होगा, 1 वो तो उसने लिखा है कि, हाँ। और 2011 में कितना पहुंच गया, 1.25, 125 करोड़ बोलते हैं बिलियन, और आज कितना होगा, 150 करोड़, ठीक है, हाँ इतना पहुंच गया है, ठीक। ये हो गया डाटा। अब देखिए इसके बाद में हर 6वां पर्सन वर्ल्ड में कौन है, इंडियन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे टॉप पर चल रही है, हर 6वां इंसान कौन है, इंडियन है, ठीक है। अब एक हेडिंग बनाइएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण क्या है, तो लिखेंगे रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट का कारण। वहीं बुक ने थ्योरी में थोड़ा सा लिखा है, पहला रीजन क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर मरने का रेट कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी, या ज्यादा है तो कम है, ठीक है, हाँ। डिक्रीज या लो IMR एंड MMR, बच्चों का मृत्यु दर और माता का मृत्यु दर, पिता का क्यों नहीं लिखते हैं, पिता कहाँ मरता है भाई, प्रेगनेंसी के दौरान इफेक्ट माता पर ही आता है ना, मरने के चांस मदर के होते हैं, या तो बच्चा मरेगा या मदर, कभी कभी दोनों चले जाते हैं, पिता को कोई दिक्कत, पिता तो बाकी हो सकता है और कोई समस्या, ठीक है। प्रेगनेंसी उसका ज्यादा मोर्टेलिटी से लेना देना नहीं है। तो अगर ये कम है, जाहिर सी बात है कि बच्चे अगर कम मरेंगे, तो कोई नहीं चाहता बच्चे मरे, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहेगा। तो ये बताया जा रहा है कि अगर मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा तो जनसंख्या जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। यही तो सरकार ने सुधार किया है कि मोर्टेलिटी रेट को खूब घटा दिया है, ठीक है। जनसंख्या तभी तो बढ़ गई है, लेकिन घटाना तो जरूरी है वही, ठीक है। तो बढ़ने के और भी कारण है, ठीक है। ये तो कम है, ये अगर कम रहेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरा क्या है, इसको कम होना भी चाहिए, इसको कम होना भी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि रिप्रोडक्टिव एज के पीपुल अगर ज्यादा हो गए हैं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। 3 तरीके के पीपुल होते हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव एज, एक रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्योंकि प्रजनन कौन करता है, यूथ, यंगस्टर्स, ठीक है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के अगर ज्यादा हैं तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 लाइन इन्होंने लिखा है।
बाकी आगे लिखा हुआ है कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ठीक है, तो 1.7 अंडरलाइन करिएगा, 1.7 जो है % पॉपुलेशन हर साल 2001 की जनगणना के बाद में, 2001 का जो सेंसस हुआ था उसके बाद में 1.7% पॉपुलेशन हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है, 1.7%। 100 लोगों में 1.7 लोग, तो 100 लोगों पर तो कैलकुलेट नहीं करते, 1000 पर कैलकुलेट करते हैं। 1000 में 17 लोग हर साल एवरेज बढ़ रहे हैं। तो अगर यही चलता जाएगा तो 34 सालों में 35 सालों में डबल हो जाएगी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 35 सालों में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, डबल। 2001 के बाद से डाटा बता रहे हैं, 2036 में इनके हिसाब से वो डबल हो जाना चाहिए जो 2001 में थी, ठीक है। हाँ, 12 मिलियन हो जाएगा। तब तक ना प्रकृति भी ऊपर से देख रही है ना, वो कोई जो है सुनामी वगैरह ला देंगे, खत्म कहानी हो जाएगी। और जो लोगों के दिमाग में धारणा है ना कि पृथ्वी कल खत्म हो रही है, बहुत मैसेज आता है ना कि जो है ऊपर से कोई जो है रॉकेट गिरने वाला है, हाँ इस दिन धरती खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी होती रहती है, सब बेकार चीजें हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे रोका जाए, तो लिखेंगे, हाँ प्रिवेंशन, नोट कर लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जानते हैं एक चीज समझ लीजिए, जनसंख्या बढ़ रही है, पहले क्यों बढ़ती थी, कोई सोचिए पहले जनसंख्या क्यों बढ़ती थी। पहले लोगों के पास जागरूकता पहले भी नहीं थी, आज तो थोड़ी बहुत है, लेकिन पहले तो एकदम नहीं थी, शिक्षा का स्तर खराब, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पहले डेथ रेट क्या था, ज्यादा था। इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती थी जितनी अब जो है इंडिया सबसे टॉप पर चला गया, पहले भी बढ़ती थी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ती थी, क्योंकि डेथ रेट कम था, सॉरी डेथ रेट क्या था, ज्यादा था। बीमारियां होती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे, दवाएं ही नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो डेथ रेट बहुत ज्यादा था, जागरूकता की कमी थी, ये ज्यादा था, ये बहुत ज्यादा था, इस वजह से उतनी जनसंख्या नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज के समय क्या है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो कम कर दिया गया, ठीक है, इसको तो घटा दिया गया, लेकिन अवेयरनेस को अभी इस पर कंट्रोल नहीं हुआ है, अवेयरनेस, ठीक है, ये नहीं कंट्रोल ज्यादा हो पा रही है। और जब नहीं है तो 4 बच्चे 5 बच्चे सब, या तो सरकार को पूरा तरीके से लीगली बैन कर देना कि 2 से ज्यादा तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको। हाँ, कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, सारी बंद हो जाएंगे तो सब सही हो जाएंगे। हम दो हमारे दो का सिद्धांत, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, वो लिखा है ना, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक होता है जीरो, जानते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एक वर्ड होता है, इसमें अगर कहा जाए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, जानते हैं क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका दर जीरो है, जितने जितने जन्म हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेबल चलेगा ग्राफ, स्टेबल कांस्टेंट चलेगी। तो हम दो हमारे दो में पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व कैसा जाएगा बताइए, सोच करके, स्ट्रेट लाइन चलेगा, समझ रहे हैं इस चीज को। पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व समय के हिसाब से क्या चलेगा, स्ट्रेट लाइन, बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2 माँ बाप, उनकी जगह जब बच्चे हुए तो 2 बच्चे, तो माँ बाप खत्म, तो उनकी जगह कौन ले लिया, बच्चों ने ले लिया, तो 2 थे फिर 2 फिर आ गए, तो खत्म, बराबर हो रहा ना। तो ये वाला सिस्टम लाया गया, अब ये भी नहीं काम कर रहा है, हम दो हमारे एक हो गया है, क्यों, एक पर ज्यादा विश्वास है, इसके बाद पता लगा वो एक भी नहीं होगा। कुछ समय कैसा आ जाएगा ना कि आज के समय खान पान जो लोगों का चल रहा है, इतना बेहतरीन खान पान चल रहा है, इतना फर्टिलाइजर वगैरह, फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, एक भी नहीं, हम तो हमारे नील हो जाएगा। हाँ, एनवायरमेंट मेंटेन कर लेगा। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट लाएगा, देखिए एज फिक्स किया गया, एज को बढ़ाया गया, ठीक है, हाँ, इंक्रीज मैरिज एज, अगला नोट कर लीजिएगा, मैरिज एज को बढ़ाया गया, 18 साल फीमेल के लिए, 21 साल मेल के लिए, ये किया गया है। पहले कम एज में शादियां होती थी, इस वजह से जनसंख्या और बढ़ रही थी, ठीक है।
और एक लास्ट इसमें है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोकेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अगर यूज किया जाएगा तो पॉपुलेशन क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। इतना हो गया। अब हम लोग थ्योरी पर खत्म हो गया लगभग, ठीक है। अब असली वाले पर आ जाइए। एक बुक ने लिखा है कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक तकनीकी को यूज करके बर्थ पर कंट्रोल किया जाएगा, जन्म दर को नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल करने का मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्रोल में। तो अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा माना जाता है, तो यहां लिखेंगे बर्थ कंट्रोल कैसे होगा। बर्थ कंट्रोल होती है बाय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने से। अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है, बेस्ट। क्या क्या होना चाहिए एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, तो बेस्ट ये होना चाहिए कि वो क्या हो, सेफ टू यूज हो, सेफ टू यूज, समझ रहे हैं ना, यूज करने में बहुत सेफ हो, कोई समस्या क्रिएट ना करे, इजीली अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल, बहुत दूर नहीं जाना पड़े, बगल में मिल जाए, अपने शहर में मिल जाए, ठीक है। तीसरा क्या है, रीयूजेबल हो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव आप पढ़ेंगे रीयूज नहीं कर सकते हैं, तो रीयूजेबल हो तो ज्यादा बढ़िया, रीयूजेबल, ठीक है, दोबारा यूज किया जा सके, चीप हो, सस्ता हो, चीप एंड बेस्ट हो, यही लोग आज खोजते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज एक्सपायर्ड है, सस्ता और टिकाऊ, ठीक है। सामान लेने जाएंगे, सस्ता सस्ता दीजिए, टिकाऊ होना चाहिए। और इसमें कुछ चीजें लिखी गई होंगी, और पर्सनल यूज, जैसे एक वर्ड यूज किया गया होगा, यूजर फ्रेंडली लिखा है इन्होंने, एक और लास्ट लिखिएगा, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब आसानी से उसको यूज किया जा सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि विशेष डॉक्टर की जरूरत पड़े। कॉपर टी में यही होता, कॉपर टी हमारा ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है वो, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यूजर फ्रेंडली का मतलब यूज अपने आप किया जा सके, वो बेस्ट माना जाता है। और एक लास्ट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखिए, एक जो सबसे लास्ट लिखा है कि सेक्सुअल डिजायर को ना कम करे, ठीक है। लिखा है डू नॉट प्रिवेंट द सेक्सुअल डिजायर, समझ रहे हैं ना, डू नॉट प्रिवेंट सेक्सुअल डिजायर। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो सेक्स की इच्छा में कमी नहीं आनी चाहिए, वो तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर को अगर कोई कम कर रहा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, ये सारे आप पॉइंट देखिए, इसमें एमसीक्यू में आएगा तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग जो है बेस्ट मेथड नहीं है या है, किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव का, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा पढ़े हैं, आता है, लेकिन उसके माइंड में फिट किए रहिएगा। अब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, जैसे नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, ठीक है, और आईयूडीज होती हैं, ये सब हैं। तो इनको एक टेबल में देखिए मैं बना दे रहा हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक उपाय बर्थ को कंट्रोल कराने के लिए। दो टाइप के इसमें होते हैं, पहला है टेम्पोररी, या जिसको कहते हैं रिवर्सिबल, आप जब तक चाहिए तब तक बर्थ कंट्रोल रहेगी, जब बच्चा चाहते हैं तो उसको बंद कर देंगे, ये वाले हैं टेम्पोररी। और दूसरा क्या है, परमानेंट मेथड, परमानेंट, एक बार बर्थ कंट्रोल हो गया फिर दोबारा बच्चे फिर नहीं होंगे, ठीक है, ये परमानेंट मेथड है, परमानेंट। इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड। जानते हैं स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर कहा जाए स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, तो इन्फेक्शन फ्री,
अगर मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और जब खाने गर्म करते हैं किसी भी चीज को तो कीटाणु मर जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन करना, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु मुक्त कर देना। यहाँ तो जीवाणु नहीं है, स्टरलाइजेशन का मतलब कुछ नहीं बचेगा, बर्थ कभी प्रेगनेंसी डेवलप ही नहीं होगी, यूट्रस में कभी प्रेगनेंसी डेवलप ही नहीं होगा। अगर ये हो गया तो पूरा खत्म, कहानी एकदम साफ हो जाएगा, स्टेरिलाइज कंडीशन हो जाएगी। परमानेंट मेथड है ये, रिवर्सेबल है। अब इसमें भी कई हैं, इसमें कौन कौन सा है? नेचुरल मेथड है, एक नेचुरल मेथड होता है प्राकृतिक, और एक क्या है? मैनमेड आर्टिफिशियल मेथड। इसमें परमानेंट में आप पढ़ेंगे नो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी है एंड ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, हाँ सर्जिकल इसी को बोलते हैं, सर्जरी करना, नसबंदी, सर्जिकल मेथड। हो गया तो हो गया, फिर दोबारा रिवर्ट बैक नहीं हुआ, नॉन रिवर्सेबल है वो, ये रिवर्सेबल है, ठीक है, इस पर लिख लीजिएगा नॉन रिवर्सेबल। कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तुम? कॉपी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। नेचुरल मेथड में कौन कौन से पढ़ेंगे अभी समझा रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल में देख लीजिए, आर्टिफिशियल में बैरियर मेथड नोट करिएगा, बैरियर मेथड है रुकावट वाले। दूसरा क्या है? आईयूडीज है। तीसरा है ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरली जो दवाएं खाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में इंजेक्शंस होते हैं, कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। 3-3 साल में तक बच्चे नहीं होंगे उसमें, 3 साल का 1 साल छुट्टी मिल जाएगा। और इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट्स आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, सही है ना। और उसमें वो सर्जिकल पढ़ेंगे 2 टेक्निक। और नेचुरल में क्या है? नेचुरल में 2 एब्स्टीन नोट कर ले, एब्स्टीन है, ठीक है, सॉरी पीरियोडिक एब्स्टीन है, ये लिखेंगे पीरियोडिक एब्स्टीन लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है विथड्रॉल, विथड्रॉल, ठीक है। और तीसरा है लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। विथड्रॉल के आगे एक वर्ड और यूज किया गया, वो आप देखिए कुछ उन्होंने नहीं, वो एमिनोरिया हो गया, कोइटस इंटरप्शन है इसका मतलब विथड्रॉल, या कोइटस INTERRUPTION, ठीक है। इसको पहले समझ लीजिए कि करके हो गया। बताइए ना, आदमी में नहीं हो सकती, आदमी में कैसे हो जाएगा? स्पर्म डोनेट किया जा रहा है। देखिए पहली बात तो ओवम मेल्स के अंदर जाता नहीं है, स्पर्म फीमेल में जाता है, तो इसलिए बाहर से दोनों चीजें ट्रांसफर की जाएंगी। कहाँ ले जाएंगे? पेट में ले जाएंगे। आप जगह बताइए कहाँ ले जाएंगे? गर्भाशय होता नहीं है, कहाँ ले जाएंगे? ले जाने वाली तो जगह, हर जगह वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो कंडीशन नहीं जनरेट होगा दोनों को मिलन के लिए, स्पर्म होगा बाहर। तो वो हम कंडीशन टेस्ट ट्यूब बेबी में क्रिएट कराते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी जब बनाते हैं तो वो टेम्परेचर और वो सारी परिस्थिति जनरेट कर दी जाती है, तब फर्टिलाइजेशन होता है, और जगह नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा होता तो क्यों फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर, क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी हम बाहर बनाते? हम सीधे स्पर्म लेते, सीधे जो है ले जा करके ट्रांसफर कर देते, ठीक है। कहीं पर भी तो ऐसा नहीं हो पाता है, ये समझ रहे हैं, इसको बताना है। तो नेचुरल मेथड देखिए, नेचुरल मेथड्स प्राकृतिक तरीके हैं, ठीक है। अब नेचुरल मेथड का एक आप जो है फायदा देख लीजिए, कौन कौन सा बेनिफिट होता है इसका। सबसे बड़ा फायदा यह है कि नो साइड इफेक्ट। प्राकृतिक तरीका भी बताएंगे क्या कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है, और पैसा नहीं लगना है।
बाकी में तो पैसा लगेगा, इसमें कोई पैसा भी नहीं, ठीक है, नो कॉस्ट। हाँ, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जानकारी नहीं है तो इसका ये तो हो गया इसका फायदा, एडवांटेज। नोट कर लीजिए, बुक में नहीं दिया, दोनों एक लिखा एडवांटेज। और जानकारी नहीं है तो फेल होने का चांस ज्यादा है, ये मेथड फेल बहुत होता है, ठीक है। तो चांस ऑफ फेलियर मोर है, इसका ज्यादा है। हाँ, अवेयरनेस की कमी की वजह से, जानकारी का अभाव, चांस ऑफ फेलियर ज्यादा है। और इससे एसटीडी नहीं रोका जा सकता है। तो एसटीडी तो एक मेथड को छोड़ दीजिए, बाकी तो एसटीडी किसी से नहीं रुकती है। कंडोम एक तरीका जिससे एसटीडी को रोक सकते हैं, बाकी किसी से सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज नहीं रोकी जा सकती। तो वो तो सभी में आएगा, एसटीडी नॉट प्रिवेंट, ये इसका ड्रॉबैक है। तो सभी का अपना अपना फायदा है और सभी का अपना अपना नुकसान है सारे मेथड का, ठीक। अब इसमें देखिए, अब नेचुरल मेथड कैसे, कौन कौन से तरीके हैं यहां पर नेचुरल मेथड में। पहला मेथड क्या है, वही तो पीरियोडिक एब्स्टेन, ABSTEIN, मतलब सेक्स जो किया जाना चाहिए फर्टाइल पीरियड में नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब लगातार 30-28 दिन का साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की चलती है? 28 दिन। तो 28 दिन तक लगातार सेक्स नहीं होना चाहिए। एक सेफ पीरियड होता है, उस दौरान अगर सेक्स किया जाएगा तो चाइल्ड नहीं होगा, अगर नहीं चाहते हैं तो। अगर चाहते हैं तो उस सेफ पीरियड में उसको छोड़ करके जो रिस्की पीरियड होता है उसमें सेक्स होगा तो फिर चाइल्ड हो जाएगा, वो डेंजरस पीरियड। तो वही समझना है। तो वहां पहले समझ लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पढ़ा था, देखिए एक पहले दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है और 28 दिन तक चलता है, ये 29 दिन, ये नॉर्मल है। चलने को 1.5 महीने भी चल जाती है, 15 दिन में भी खत्म हो जाती है कभी कभी, ठीक है, एवरेज इतने दिन चलती है। अब यहां से ओवुलेशन किस डेट पर होता है? 14th डे पर क्या है? ओवुलेशन। तो हम लोग 3-4 दिन इधर प्लस और माइनस करके चलते हैं, क्योंकि सोचिए फैलोपियन ट्यूब में अगर अंडा पहुंच गया है किस दिन? 10वें दिन, सॉरी 11वें दिन। 11वें दिन पर ओवुलेशन हो गया। होता कब है? 14th। मान लीजिए 3 दिन पहले भी हो सकता है, 3 दिन बाद भी हो सकता है, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है इसका, ठीक है, एग्जैक्ट 14 नहीं होता। 11वें दिन पर ओवरी से ओवुलेशन हो गया है, 3 दिन तक इसकी वैलिडिटी होती है, 3 दिन तक ये जिंदा रहेगा ओवम। अब 14वें दिन अगर स्पर्म पहुंच रहा है, सेक्स किस दिन हुआ? 14वें दिन, तो 3 दिन तक ये वेट करेगा। 14वें दिन अगर स्पर्म आ गया तो क्या होगा? फर्टिलाइज हो जाएगा, तो चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको चाइल्ड नहीं चाहिए ना, बर्थ कंट्रोल कराना है, तो 11वें दिन से 1 दिन और एडवांस ले लेते हैं, समझ रहे ना, 1 दिन और सेफ मान के चलते हैं कि 10वें दिन तक ही सेक्स होना चाहिए। अगर बच्चा नहीं चाह रहे हैं तो 1 दिन से लेकर के, हालांकि 1 से 4 दिन तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड चलता है, तो उस दौरान तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 5वें दिन से लेकर के 10वें दिन तक ये सेफ पीरियड माना जाता है कि इस दौरान फर्टिलाइजेशन के चांस नील हैं। जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है उसके 10वें दिन तक कोई चांस नहीं बनेगा, कोई समस्या नहीं, सेफ पीरियड है। 10वें दिन से डेंजरस पीरियड स्टार्ट होता है, क्योंकि बताया आपको मैंने कि अगर ओवुलेशन 11वें दिन पर भी हो गया है और 14वें दिन पर स्पर्म पहुंच रहा है तब भी फर्टिलाइज हो जाएगा। 3 दिन ये वेट करता है, ठीक है। अब आगे आइए, अगर सोचिए तो समझ में कि 10वें 11वें से, अगर 11वां भी रिस्की है, 12वां 13 सब रिस्की, 14 तक। अगर मान लीजिए 14th डे पर ओवुलेशन हो रहा है या 15वें दिन पर हो रहा है, तो 3 दिन फिर इंतजार करेगा, तो 18वें दिन तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बुक ने 17 लिखा है। अगर 15 दिन पर भी ओवुलेशन हो गया तो 3 दिन ये वेट करेगा और 18वें दिन पर स्पर्म पहुंचेगा, फिर भी फर्टिलाइजेशन, तो बुक ने 17 तक लिखा है। 17 वैसे होता है 18 तक सिर्फ, ठीक है, 17 भी रिस्की माना जाता है, उन्होंने लिखा कोई बात नहीं है। तो जहां पर 17 दिन तक कोई जरूरी नहीं है कि ओवम पहले पहुंचे, हो सकता है स्पर्म पहले आ जाए, तो वो 2 दिन इंतजार करता है। नहीं, 2 दिन वैलिडिटी, 48 घंटे की वैलिडिटी उसकी होती है, 2 दिन, एक नहीं होता है, 72 घंटे ओवम की होती है, ठीक है। 10 दिन से 17 दिन का पीरियड ये फर्टाइल पीरियड होता है। इस दौरान चाइल्ड प्रोड्यूस होने के चांस मैक्सिमम होते हैं। इधर और इधर 17 से 28 तक नील होते हैं, ठीक है।
तो पीरियडिक का मतलब समझ रहे हैं, एक सेफ पीरियड में अगर सेक्स किया जाएगा तो ऑफस्प्रिंग बर्थ कंट्रोल में रहेगा। तो इसका मतलब लिखिएगा, इसका मतलब क्या है, सेक्स को बोलते हैं क्वाइटस, क्वाइटस भी बोला जाता है, कॉपुलेशन, क्वाइटस, ठीक है, क्वाइटस इन सेफ पीरियड, ठीक है। और सेफ पीरियड क्या है, एक्सेप्ट 10 to 16 17 डेज, इसको छोड़ करके बाकी सब सेफ ही है, ठीक है। यही क्या है, ये फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, हाँ फर्टाइल पीरियड है, इसमें फर्टिलिटी हो जाएगा, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके। दूसरा है विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्शन, क्वाइटस INTERRUPTION, क्वाइटस इंटरप्शन करना या विथड्रॉल करना, ठीक है। 57 अभी टाइम है, ठीक है। जैसे सेक्स के दौरान अगर सीमेन जब रिलीज होने वाला होता तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है एजाकुलेशन, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर के टाइम पर। तो जब सीमेन रिलीज होने वाला उसके पहले ही पेनिस को वजाइना से विथड्रॉ अगर कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ में आ रहा है, क्वाइटस को इंटरप्ट कर देना, इंटरप्ट का मतलब सेक्स के दौरान बाधा उत्पन्न करना, ठीक, या विथड्रॉल, पेनिस को विथड्रॉ करा लेना, कब, बिफोर द एजाकुलेशन। ये तरीका करता क्या है, बुक ने लिखा ये इंसेमिनेशन को रोकता है, वेजाइना में सीमेन नहीं पहुंचने पाता, उसके पहले पेनिस को विथड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। ये भी जानते हैं सेफ नहीं है, ये सेफ, ये टेक्निक बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है और कोई जरूरी नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है, ये देखिए एक चीज नोट कर लीजिए, 10 से 17वां दिन रिस्की पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है बच्चे के लिए, मतलब बच्चा हो सकता है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर चल रही है तब, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गई, 1.5 महीने 15 दिन की हो गई, तो ये फेल हो जाता है। ये कब है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की चल रही है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये दिन प्रॉपर डे है। तो यहां लिखिएगा इसको, हाँ ये बेस्ट सेफ इफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो ये सेफ मेथड फिर माना जाता है। अदरवाइज इससे फिर पता नहीं लगेगा कब ओवा निकला, कहां से काउंट कराएंगे, किस डे से, ठीक है। विथड्रॉल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ये इनहिबिट कराता है, इसमें यहां लिख लीजिएगा, विथड्रॉल पेनिस बिफोर इजाकुलेशन से पहले, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इंसेमिनेशन। क्वेश्चन ये आएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, कौन सा मेथड इंसेमिनेशन को रोकता है। एक और बताएंगे भी आपको, 3 तरीके हैं नेचुरल में, यही एक मेथड है जिसमें वजाइना में सीमेन ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बाहर सीमेन को ट्रांसफर किया जाता है। बाकी इसमें क्या है, इसमें वजाइना में सीमेन ट्रांसफर हो सकता है, लैक्टेशनल में तो होता है, ये कोई समस्या नहीं है। समझ में आया, ये एमसीक्यू में ये ध्यान रखिएगा, प्रिवेंट इंसेमिनेशन यही होता है खाली। अगला देखिए, तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है जब तक मिल्क बनना, तो माँ के ब्रेस्ट में मिल्क बनता तो है 3-3 2-2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग लोग कराते हैं, लेकिन ज्यादा कब बनता है, इंटेंस लैक्टेशन कब होता है, इंटेंस का मतलब ज्यादा, तो 6 महीने तक मिल्क बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतना ही मिल्क ज्यादा बनेगा। आज के समय स्मार्ट लोग ज्यादा है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए मिल्क नहीं बनता, ब्रेस्ट कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना कोई विशेष फायदेमंद नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। जानते हैं क्यों? कहते हैं माँ का दूध अच्छा है, ठीक है, अरे शुरुआत के कुछ दिनों के लिए अच्छा, जब तक उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, खासकर वो 1 हफ्ते तक इम्यून जो येलोइश मिल्क आता है वो तो बहुत फायदेमंद है। 6 महीने तक भी जब तक वो ऊपर का खाना नहीं खा पा रहा कुछ, तब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई, ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद उसकी बॉडी को बाहर की चीजों की जरूरत पड़ती है,
मिल्क हालांकि कंप्लीट फूड माना जाता है, कहते हैं ना मिल्क कंप्लीट फूड है, आप जानते होंगे संतुलित आहार है, लेकिन फिर भी ऊपर का भोजन देना जरूरी होता है। तो 6 महीने के बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग साल भर चल रही है, 1.5 साल चल रही है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, वो ठीक है, वो नुकसान भी बच्चे के लिए, फिर वो कुपोषण का शिकार भी हो सकता है बच्चा। और देखते भी होंगे बहुत सारे बच्चे जो मदर पे डिपेंड होते हैं 2-2 साल तक, उनका शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। अब तो सभी चाहे जो बच्चा पैदा हो तो लैक्टोजन पहले आर्टिफिशियल मंगा लेते हैं। अब दूसरे को क्या कहेंगे, हम ही खुद लैक्टोजन मंगा कर दिए हैं, तो दूसरे को मैं क्या कहूंगा, मैं खाली सबको समझाता हूँ और को कर्म खुद ही कर लेते हैं। उसका रीजन है, देखिए, जब मेरी बात सुनिए, जब डिलीवरी होती, ध्यान सुनिए, डिलीवरी होती है, कभी कभी होता क्या है कि मदर में मिल्क रिलीज नहीं हो रहा है, मदर में मिल्क नहीं आ रहा है, डिलीवरी हो गया, बच्चा हो गया, मिल्क नहीं आ रहा है, बच्चा रो रहा है, अब पिता करे तो करे क्या, ठीक है, उसको तो कहीं से खोज के लाना। डॉक्टर कहते हैं रो रहा है तो रोने दीजिए, हम मेरे तो सामने की बात है, हमने कहा कि रो रहा है, रोने दीजिए, वो रोएगा थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है, चुप हो जाए, लेकिन दिल नहीं मानता ना, लेके आना पड़ता, वो इन्फेक्शियस हो जाता है, फिर वो समझ में आ रहा है। तो लैक्टेशनल एमनोरिया ये है, एमनोरिया का मतलब जानते हैं क्या, ए का ये मिनोरिया जो लिखा है इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेनोरिया का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ए का मतलब एब्सेंट, इस टेक्निक में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, पीरियड्स बंद रहते हैं। तो आप लिखिएगा क्यों रहते हैं, क्योंकि लैक्टेशन की वजह से, लैक्टेशन होता है मिल्क रिलीज होना मेमरी ग्लैंड से। तो 6 महीने तक, ध्यान से सुनिए, फीमेल में डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के बाद में 6 महीने तक अच्छा खासा मिल्क बनता है। अब सुनिए लो एक चीज, 6 महीने तक बहुत ज्यादा लैक्टेशन होता है, इंटेंस लैक्टेशन होता है, जिस दौरान पीरियड्स बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मिल्क फॉर्मेशन कराता है। जितना ज्यादा बच्चा ब्रेस्ट को फीड करेगा उतना ही मिल्क ज्यादा बनेगा, बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, मिल्क बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन अगर लेवल हाई है, तो क्वेश्चन भी आया है ये कौन सा हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर सकता है, तो प्रोलैक्टिन, क्योंकि लैक्टेशन के दौरान 6 महीने तक प्रोलैक्टिन ज्यादा बनेगा तो एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन स्टॉप रहेंगे उस दौरान, तो कोई पीरियड्स नहीं आएंगे, बंद रहेंगे, ओवम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये होता है अप टू 6 मंथ, कितने तक काम करता है, 6 मंथ तक ये इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। ये तरीका क्यों काम करता है, बिकॉज इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा, इंटेंस लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन अप टू 6 मंथ तक इंटेंस लैक्टेशन होता है, बहुत ज्यादा। इंटेंस का मतलब ज्यादा, लैक्टेशन का मतलब मिल्क बनना। यहाँ लिखेंगे मिल्क रिलीज, इसका मतलब क्या है, मिल्क रिलीज होगा, बनेगा बहुत ज्यादा 6 महीने। तो इसकी वजह से होता क्या है, लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हाई रहता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसको मिल्क बनाने वाला, ये क्या रहता है, हाई, और इसकी वजह से एलएच और एफएसएच क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और फॉलिकल बनते नहीं है तो ओवम नहीं बनेगा, oogenesis नहीं होगी और ओवम निकलेगा नहीं ओवरी से, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा ओवुलेशन क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा, घटेगा नहीं, घटाना नहीं, इसमें स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। oogenesis क्या रहेगी, स्टॉप रहेगी। लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये तरीका, अरे कैसे हो जाएगा फॉलिकल, अच्छा oogenesis कैसे हो जाएगा, oogenesis अधूरी पड़ी हुई है, oogenesis पूरा होता है ना तब, जब फॉलिकल डेवलप करता है तभी तो oogenesis पूरी होती है, हाइपोफिज बनेगा नहीं तो कैसे oogenesis पूरी हो जाएगी, नहीं होगी ना। लेकिन वो तो कहते हैं कि बनना रहता पहले से खत्म, क्या नहीं, यही तो अब उस दिन नहीं आए थे क्या, पहले दिन जब हम oogenesis बता रहे थे, नहीं आए होंगे। ओवम बनता है, बना हुआ रहता है, एक जो बच्ची जन्म लेती है उसके ओवरी के अंदर oogenesis की कुछ फेज चालू हो गई हैं, रुक गया डिवीजन, किस स्टेज पर सब बताया था। हर महीने 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल ओवरी के अंदर, दोनों, इसमें 60 से 80 हजार, इसमें 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बंद बैठे हैं जब जन्म हुआ तब,
सॉरी प्यूबर्टी पर जाकर के, प्यूबर्टी पर एक एक हर महीने पीरियड चलना स्टार्ट हो जाते हैं। हर पीरियड के दौरान होता क्या है, एक एक फॉलिकल डेवलप होता है, एक बार इस ओवरी से एक बार इस ओवरी से, अल्टरनेट होता है हर महीने। एक एक फॉलिकल डेवलप होता रहता है और अंडा बनाता रहता है ओवम में। तो जब ये एफिशिएंट नहीं रहेगा तो फॉलिकल कैसे डेवलप करेगा? तो आप बोलेंगे कि जेनेसिस टेम्पोररी स्टॉप चल रही है ना, टेम्पोररी स्टॉप चल रही है, दोनों नहीं होता है। अब कुछ लोगों में देखिए, ध्यान सुनिए, होता क्या है, कुछ लोगों में कहते हैं कि आप लोगों ने रियलाइज भी किया होगा कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है लेकिन इसके बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, पीरियड फिर भी आ गया, 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाने के दौरान भी पीरियड आ जाता है। उसका कारण क्या है? नहीं आना चाहिए, इसके हिसाब से नहीं आना चाहिए। कारण क्या, क्यों आ जाता है? तो आता इसका वो सुन लीजिए क्यों आ जाता है। क्योंकि इसने एक वर्ड लिखा है कि कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, इंटेंस मिल्क, जानते हैं लगातार ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो मिल्क ज्यादा बनेगा। अगर ब्रेस्ट फीडिंग लगातार नहीं होगी, बीच बीच में से बच्चे को ऊपर का चटाया जा रहा है, ऊपर का खाना खिलाया जा रहा है, ऊपर की चीजें दी जा रही हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे ही कम हुआ, भले 6 महीने तक कराया जा रहा है लेकिन बीच में अगर कम हो गया तो लैक्टेशन इंटेंस नहीं होगा। ये होना चाहिए, अच्छा खासा लैक्टेशन होना चाहिए ना, लगातार ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, ऊपर का कुछ नहीं खिलाना है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। नहीं तो अगर जरा सा बीच में मिस हुआ, गैप हुआ, तो तुरंत क्या होगा, मिल्क बनना कम और फिर स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये फेल हो जाएगा। तो इसका, हाँ बताइए। हाँ हाँ, ये लिखा बेस्ट है, 6 महीने तक बहुत बढ़िया काम करता है, उसके बाद भी कुछ लोगों में काम कर जाता है, ठीक है। क्या देखिए, एन एवरेज दिया है, ऑन एवरेज दिया है इसने, 6 महीने तक ऑन एवरेज है, हो सकता है किसी में 5 महीने तक ये हो जाए। और एक चीज जानिए कि 6 महीने के बाद में मिल्क बनना कम क्यों हो जाता है, उसका रीजन ये है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बनना कम हो जाता है। 6 महीने तक ही वो हार्मोन भी बहुत ज्यादा बनता है, उसके बाद कितना भी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर ले कोई मतलब नहीं है, मिल्क ज्यादा बनेगा ही नहीं क्योंकि लेवल कम हो रहा है ना। तो यहाँ इसकी कंडीशन क्या है, इसका जो कंडीशन नोट कर लीजिएगा, इसमें फेल्योर क्यों हो जाता है, फेल हो जाता है तरीका ये भी। ये फेल क्यों होता है बता दिया मैंने। ये कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस एंड इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए, बहुत इंटेंस लैक्टेशन। ये हो गया जी। अब टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम है, हाँ बताइए। 2024 में 28 तारीख को, उसके पहले उसका भाई हुआ था अगस्त में 2023 में। तो 2024 में किस महीने में हुआ? 2024 में जुलाई में हुआ, 28 जुलाई, ठीक। और 2023 में 5-6 हुआ था। 5-6 कौन सा महीना? अगस्त से। तो अगस्त से 12 महीने से कम टाइम में दूसरा बच्चा हुआ, 12 महीने से कम में, तो सुन लीजिए ध्यान से, कोई बात नहीं है ना। जैसे अगस्त में हुआ है, ठीक है, अगस्त में, तो अगस्त के बाद 9 महीने आप जोड़िए, कोई जरूरी नहीं है 9 महीने में हुआ वो 8 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। 8 महीने में पहला प्रेगनेंसी हो सकता है, 7वें महीने में हो जाती है, प्रीमेच्योर वाली हो जाता है ना। हाँ तो ये ठीक है, हो सकता है उसमें 8 महीने का गैप, बचा 4 महीना ना, आप करें 1 साल में दूसरा हो गया, 4 महीने बचे। तो 4 महीने अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल, तो दूसरा बच्चा जो है वो तत्काल आपके 6-4 महीने में दोबारा से जनरेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए जब हुआ तो ये 8 महीने तो ये ले गया, 9वें महीने में सोचिए फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, तो 9 से फिर आप 8 और जोड़िए तो 16 महीने में होना चाहिए मिनिमम, 16 महीने होगा भाई। 8 उसने पूरी आया और 8 अगली प्रेगनेंसी ने पूरी आया होगा। और सर जी दोनों नॉर्मल अच्छा तुमने ओ, हाँ ठीक है, पहला बर्थ हो गया ना अगस्त में। हाँ नहीं सुनिए, पहले का भी टाइम मैंने जोड़ लिया, कोई बात नहीं है, पहला अगस्त में हो गया, हो सकता है अक्टूबर में सेक्सुअल इंटरकोर्स, अक्टूबर से आप जोड़ेंगे तो अक्टूबर से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात है, सही है, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते थे, लैक्टोजन वाला पिलाते थे। हाँ तो उनमें यही समस्या आई होगी, ये स्टार्ट हो गया होगा, फिर हो सकता है 1 साल में हो सकते हैं क्योंकि 8 ही महीने तो चाहिए।
मैं 9 महीने में बता रहा हूँ, 9 महीने ठीक है, 9 महीने होता ही हो सकता है। इसका ड्रॉबैक है, इधर देख लो जी, अब इसका ड्रॉबैक बुक ने लिखा है इफेक्टिव अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक ये काम करता है। बता दीजिए, हमको कोई समस्या हो तो बता दो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएं। ये 6 महीने तक काम करता। क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इसमें से लेस टाइम तक काम करता, तो ये वाला। इसमें कोई ड्यूरेशन का नहीं दिया है कि ये इतने महीने तक काम करता, नहीं, इसमें भी ड्यूरेशन नहीं है, इसमें ड्यूरेशन बाइंड है, टाइम बाउंड है कि 6 महीने तक काम करेगा। तो याद रखिए, इंसेमिनेशन कौन रोकता है, ये वाला तरीका। टाइम बाउंड किसके पास है, इसके पास टाइम बाउंड है, ठीक है। सबका ड्रॉबैक जाने रखिए। तो ये नेचुरल हो गया। अगला और देख लीजिए 5 मिनट के अंदर। देखिए दूसरा तरीका है, एक चीज और, इसमें एक चीज और लिखा है कि ये इसमें होता क्या, ठीक है, इतने हमने आपको बता दिया। स्पर्म ओवा आपस में, या तो ओवा बनेगा नहीं, लैक्टेशनल में ओवा बनता नहीं है, ओवुलेशन नहीं होता है। बाकी ऊपर वाले दोनों मेथड में ओवम बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। इसकी बारीकियां समझ लीजिए, है बहुत आसान चीज। पहले जो 2 मेथड थे, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 वाले पहले मेथड में पीरियोडिक वाला था, ठीक है, उसमें इंसेमिनेशन होगा, ध्यान रखिएगा, वहां सीमेन को ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरे वाले में सीमेन ट्रांसफर नहीं होता है, तीसरे वाले में होता है, ठीक। पहला वाला जो तरीका है, हाँ, उसमें ओजेनेसिस होगा, क्योंकि जब सीमेन बन रहा है, पहले और दूसरे में सीमेन बन रहा है, रिलीज भी हो रहा है, ठीक है। अरे दूसरे में सीमेन बनता, बस सीमेन को वेजाइना में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, समझ रहे ना। तीनों मेथड में एक चीज कॉमन ये है कि स्पर्म को ओवा से मिलने से रोका जाएगा। कुछ में तो इसको ओवा बनेगा ही नहीं, कुछ में तो बनेगा ही ना। तीसरे वाले में ओवा कहां बनता है, वो जेनेसिस रुक जाती है, पहले 2 में ओवा बनेगा, ठीक है। तो प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, नोट कर लीजिएगा, यहां पर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन रोका जाता है पहले तरीके में। दूसरा देखिए बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में कौन कौन से हैं, देखिए। पहला क्या है इसमें, पहला कॉन्डोम्स हो गया, दूसरा है वॉल्ड्स, तीसरा है डायाफ्राम, और क्या है, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल। लास्ट में थोड़ा सा पेशेंस बना के चला करिए। पेशेंस का मतलब ये है कि बहुत जल्दी जल्दी आप भागने की कोशिश मत करिए, समझ रहे हैं। हाँ, कोई भागेगा नहीं, मैं भी छोड़ दूंगा, पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए कितने मेथड हैं बैरियर, ठीक। एक और है इसमें, ये तो हो गया फिजिकल, नोट करिएगा, ये सब मेथड क्या है, फिजिकल हैं, इसमें कोई दवा नहीं होती है। एक जो आगे इसमें है कि क्रीम, जेली, ठीक है, क्रीम और जेली और टैबलेट, ये सब क्या है, केमिकल मेथड हैं। ये मतलब केमिकल्स हैं, ये सब केमिकल्स की बनी होती हैं। ये फिजिकल मेथड में आएगा और ये केमिकल मेथड में आएगा, ठीक है। जब टाइम हो जाएगा तो हमको बता दीजिएगा, हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास वॉच नहीं लगी हुई है। कोई बात नहीं है, हो गया ना, ठीक, कोई बात नहीं। कल समझ ले, क्योंकि स्टार्ट करना है ना, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। पढ़ के आएंगे ये चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन मैक्सिमम, क्या 1 दिन में खत्म नहीं होगा, नहीं 3 दिन नहीं, 2 दिन और मैक्स, क्वेश्चन के साथ में 2 दिन में फिनिश किया जाएगा। आप पढ़िएगा जरूर, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अलग